अगर तुम सबकी तरह नहीं बनना चाहते, तो तुम्हें वो कुर्बानियां देनी होंगी जो और लोग देने के लिए तैयार नहीं है। यही बात मेरे मेंटर ने मुझे कही थी जब मैं अपनी शुरुआती 20s में था, और तब से ये बात हमेशा मेरे साथ रही। मैंने बिना किसी डिग्री और बिना पैसे के शुरुआत की, लेकिन फिर भी मैं मल्टी मिलियनियर बन पाया। और इसका सबसे बड़ा कारण था उन 7 चीजों से बचना जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज जिससे बचना चाहिए वो है सिर्फ पैसों के लिए काम करना। जरा सोचो, तुम्हें एक बोरिंग लेकिन अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। शुरुआत में तुम जल्दी जल्दी अच्छे पैसे कमाने लगोगे और तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। तुम्हारे दोस्त सोचेंगे कि तुम जबरदस्त कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पर गर्व करेंगे। लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी कमाई एक जगह रुक जाएगी। ये है रास्ता ए। अब सोचो, तुम्हें एक मुश्किल लेकिन कम सैलरी वाली नौकरी मिलती है। शुरुआत के कुछ सालों तक तुम स्ट्रगल करोगे खुद को बेहतर बनाने और एडजस्ट करने के लिए। शायद बिल्स भरने में भी दिक्कत होगी। दोस्त सोचेंगे कि तुम पीछे रह गए हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं होंगे। लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी कमाई आसमान छूने लगेगी। यह है रास्ता बी। तो अब फर्क क्या है इन दोनों में? रास्ता ए में जल्दी पैसे कमाने को प्राथमिकता दी गई है, जबकि रास्ता बी 2 सबसे अहम चीजों पर ध्यान देता है, स्किल्स और इक्विटी। हर एक सेल्फ मेड मिलियनियर जिसे मैं जानता हूं, रास्ता बी पर ही चला है, क्योंकि असली दौलत बनाने का यही रास्ता है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 16 की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, बिना किसी डिग्री के। लेकिन मैंने तुरंत जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी और मुझे 5 से ज्यादा ऑफर भी मिले। तो मेरे सामने एक बड़ा फैसला था, कौन सा चुनूं? मैंने बढ़ी कारपेंटर का अप्रेंटिस बनने का फैसला किया। पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन मुझे पता था कि यहां सीखी हुई स्किल्स बेहद काम आने वाली है, इसलिए मैंने उन्हें प्राथमिकता दी। बिजनेस में इक्विटी तो मिलने वाली नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था। उस नौकरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और हालांकि मुझे अपने मैनेजर की लगातार बदतमीजी और तंग करने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन आज भी मैं उन सीखी हुई स्किल्स का इस्तेमाल करता हूं। जब मैं अपने बेस्ट सेलिंग ब्रांड के रेडियो कंट्रोल्ड प्लेन्स डिजाइन करता हूं, जिन्हें मैं पूरी दुनिया में बेचता हूं। जब आप हाई इनकम स्किल्स की एक बड़ी रेंज सीख लेते हो, तो फिर आपके लिए कभी भी कंगाल होना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब आप खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो। मुझे लगता है कि मैंने अपने बचपन और जवानी में जितनी भी नौकरियां की, हर एक नौकरी ने मेरी स्किल्स को ऐसे जोड़ा जैसे किसी स्विस आर्मी नाइफ में अलग अलग टूल्स जुड़ते हैं। आज के समय में मैं यही सलाह दूंगा कि आपको ऑन इन्वेस्ट हाई इनकम स्किल्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग और कोडिंग। इन स्किल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अभी मार्केट में इन स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। हां, बहुत सारे लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनमें से 99% लोग स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। यानी सच कहूं तो आपकी कंपटीशन इतनी मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है किसी बिजनेस में हिस्सा रखना, ताकि आप उसके प्रॉफिट से फायदा उठा सकें। मेरा रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल ब्रांड इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। आप इक्विटी कई तरीकों से हासिल कर सकते हो। सबसे आसान तरीका, और जो मैंने अपनाया, वो है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। लेकिन अगर आप किसी खास फील्ड में बेहद स्किल्ड हो, तो आप काम करके भी इक्विटी हासिल कर सकते हो। इसे ही कहते हैं स्वेट इक्विटी। आखिर में आप कुछ बिजनेस में इक्विटी खरीद भी सकते हो, लेकिन मैं इसे उतना रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक कि आपके पास ऐसी स्किल्स ना हो जो उस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करें। मेरा दोस्त साइमन स्क्विब अक्सर पब्लिक में जाकर लोगों से कहता है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो या फिर अपने बॉस से इक्विटी मांगो। मैं इस सोच से 100% सहमत हूं, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है। सबसे पहले, किसी और के लिए काम करना फायदेमंद है,
क्योंकि इससे तुम्हें स्किल्स मिलेंगी जो बाद में अपने बिजनेस को शुरू करने में काम आएंगी। दूसरी बात, तुम्हें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे बढ़ी के बिजनेस में, जब मैं अप्रेंटिस था, इक्विटी मिल जाएगी। तो जब भी इक्विटी मांगो तो पक्का करो कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह हो कि क्यों तुम उसके हकदार हो और तुम बिजनेस को किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हो, ना कि सिर्फ उससे लेने के लिए बैठे हो। पहले तुम्हें खुद को ऐसा इंसान बनाना होगा जो इक्विटी डिजर्व करता हो। यहां से सबसे बड़ा सबक यही है कि बहुत सारे लोग पैसों की चमक में अंधे हो जाते हैं और स्किल्स और इक्विटी की अहमियत को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा जाल है। जितना ज्यादा तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, उतना ही कम तुम लंबे समय में कमा पाओगे। अब आते हैं दूसरी चीज पर जिससे बचना चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल खरीदना। जरा सोचो, तुम दुबई की धूप से नहाई सड़कों पर चमकदार पीली लैम्बोर्गिनी चला रहे हो। तुम एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचते हो और बिना पलक झपकाए $500 की फिले स्टेक ऑर्डर कर देते हो। ये लाइफस्टाइल सोचकर कैसा लगता है? काफी सक्सेसफुल, है ना? लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग जिन्हें तुम इस तरह जीते हुए देखते हो, असल में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते। अधिकांश लोग ऐसी कारें चला रहे होते हैं जिन्हें वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दुबई की ट्रिप क्रेडिट कार्ड से कर रहे होते हैं, जिसे चुकाने में उन्हें 5 महीने लग जाते हैं। और सॉल्ट बे जैसे रेस्टोरेंट्स में स्टेक ऑर्डर कर रहे होते हैं, जिसका बिल भरना उनके लिए मुश्किल होता है। ये लोग झूठी जिंदगी जी रहे होते हैं, अमीर बनने का नाटक करते हुए, असल में कर्ज में डूबे हुए। ये सब धुआं और आईना है, क्योंकि असली दौलत बनाने से कहीं आसान है सोशल मीडिया पर दूसरों को इंप्रेस करना। जब तुम ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल जीते देखते हो, तो तुम्हें भी वही दिखावा करने का मन कर सकता है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि सबकी जिंदगी तुमसे बेहतर है। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। असल में 37% अमेरिकन के पास $400 तक के अचानक आने वाले खर्च को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। 39% को चिंता रहती है कि वो अपने बिल्स भर भी पाएंगे या नहीं। और 60% अमेरिकी परिवार नई कार तक अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तुम करोड़ों कमा लोगे, तब तुम जो चाहो खरीद सकते हो। यही तो अमीर बनने का असली मकसद है। लेकिन शुरुआती दिनों में तुम एक साथ राजा जैसी जिंदगी नहीं जी सकते और दौलत भी नहीं बना सकते। महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने जैसी घटती कीमत वाली चीजें खरीदने के बजाय अपना पैसा ऐसे एसेट्स में लगाओ, जैसे कि स्टॉक्स, शेयर्स, क्रिप्टो और रियल एस्टेट। ये एसेट समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और तुम्हें इनकम देते हैं, जिसे बाद में तुम जो चाहो करने में इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी चीज जिससे बचना चाहिए वो है सब कुछ अकेले करने की कोशिश। हो सकता है तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम कभी भी टैलेंटेड लोगों के ग्रुप से मुकाबला नहीं कर सकते जो मिलकर काम कर रहे हो। खेलों या बिजनेस में जो भी बड़ा बना है, अगर तुम थोड़ा रिसर्च करोगे तो पाओगे कि उन्हें हमेशा मदद मिली है। चलो एलन मस्क को ही ले लो। ऊपरी तौर पर लगता है कि वो एक जीनियस एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने सब कुछ अकेले हासिल किया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने पेपैल लॉन्च किया था। जब 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तो ये नए नए अमीर बने टेक एक्सपर्ट्स पूरे इंडस्ट्री में ऐसे फैल गए जैसे कोई वायरस। आज इन्हें पेपैल माफिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक बेहद ताकतवर ग्रुप बन चुके हैं। पेपैल छोड़ने के बाद उन्होंने कई सफल कंपनियां शुरू की। इनमें बड़े नाम शामिल हैं यूट्यूब, येल्प, लिंक्डइन और स्पेसएक्स। ये लोग अक्सर एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और सलाह देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा अरबों डॉलर की कंपनी बनाने का नहीं है और बस एक साइड हसल से थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हो, तो भी तुम्हें यह समझना होगा कि कई पुराने बिजनेस ओनर्स को टेक और इंटरनेट से जुड़े कामों की ज्यादा समझ नहीं होती। मेरा मतलब है
इनमें से कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि हर काम के लिए ऑनलाइन टूल्स मौजूद है, चाहे वो टीम मैनेज करना हो, इनवॉइस संभालना हो, प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करना हो, या फिर एक वेबसाइट बनाना ही क्यों न हो। मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि पुराने समय में हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के पास सचमुच बड़ा फायदा है। तो अगर इन पुराने बिजनेस ओनर्स को ये ऑनलाइन चीजें करनी नहीं आती और वो ये भी समझते हैं कि सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, तो सोचो उन्हें किसकी जरूरत है? तुम्हारी। तुम उनकी मदद कर सकते हो, उनके बिजनेस को 21वीं सदी में लाने की, और इस प्रोसेस में ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन सवाल आता है, ये कैसे करोगे? अगर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो मैं सलाह दूंगा कि एक ऑल इन वन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो। ओडू एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि इसमें वो सारे टूल्स मौजूद हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और भी बहुत कुछ, सब एक ही जगह पर। चलो तुम्हें एक उदाहरण दिखाता हूं। ये देखो एक वेबसाइट, लगता है जैसे 10 साल पहले बनाई गई हो। अब चलो ओडू पर चलते हैं और इसे थोड़ा अप टू डेट बनाते हैं। तो मैं यहां जाकर ई कॉमर्स ऐप का ऑप्शन चुनता हूं। अब इसे भरना है। मुझे एक बिजनेस वेबसाइट चाहिए। लीजिए, ये हो गया, और वो भी मेरे गार्डनिंग बिजनेस के लिए। इसके बाद मेरे पास अपना कलर पैलेट चुनने का ऑप्शन है, लेकिन मैं बस उनका लोगो अपलोड कर देता हूं ताकि ओडू उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक ब्रांड कलर्स बना दे। अब थीम चुननी है। ये सब अच्छे लग रहे हैं, तो चलो ये वाला चुन लेते हैं। मैं यहां ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का इस्तेमाल करके पेज को आसानी से एडिट कर सकता हूं और इमेजेस कस्टमाइज कर सकता हूं। इनके पास एक बढ़िया एआई टूल भी है जो कंटेंट लिखने में मदद करता है। चलो अब 30 मिनट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखो, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ बहुत शानदार तैयार है। जरा देखो इसे। पुरानी वेबसाइट से ये कितनी बेहतर है ना? तुम भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हो पुराने बिजनेस ओनर्स की मदद करके, ओडू की अलग अलग ऐप से, या फिर इसे अपने ही बिजनेस को मैनेज करने में इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ओडू से संपर्क किया ये देखने के लिए कि क्या वो इस वीडियो के इस हिस्से को स्पॉन्सर करेंगे। उन्होंने हां कर दी, और इसके साथ ही तुम्हें तुम्हारा पहला एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री दे रहे हैं, वो भी अनलिमिटेड सपोर्ट और होस्टिंग के साथ। और इसके ऊपर बोनस ये है कि ओडू तुम्हें 1 साल के लिए पर्सनलाइज्ड डोमेन नेम भी देता है। तो अगर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर चेक करो। अब आते हैं चौथी चीज पर जिसे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा इनपुट्स लेना। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें एक साथ लाखों अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है? ये हर चीज में होता है, चाहे साइड हसल्स हो या फिटनेस ट्रेनिंग। हर कोई अलग राय देता है कि तुम्हें किस पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये हो तुम, और ये है वो सारे लोग जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आसान शब्दों में इन्हें हम इनपुट्स कह लेते हैं। ये सारे इनपुट्स मिलकर सैकड़ों रास्ते बना देते हैं, जैसे डॉक्टर बनना, उद्यमी बनना, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, एक स्थिर 9 to 5 जॉब करना, दुनिया घूमना, या फिर परिवार बनाना। इन सबको हम तुम्हारे पोटेंशियल पाथ्स कह सकते हैं। इतने सारे रास्ते दिमाग पर इतना बोझ डाल देते हैं कि उसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। यानी तुम्हारा दिमाग इतनी जानकारी और विकल्पों को एक साथ प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो फिर इसका समाधान क्या है? मैंने हमेशा अपने एंड डेस्टिनेशन को ध्यान में रखकर पीछे से शुरुआत की। बिल्कुल, मुझे पूरी तरह यह नहीं पता था कि भविष्य में मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे पास एक मोटा सा आइडिया था। फिर मैंने सिर्फ उन्हीं इनपुट्स को सुना जो मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकते थे। तुम्हारा लक्ष्य जितना साफ होगा, उतना आसान होगा सही इनपुट्स चुनना जो तुम्हें वहां तक पहुंचाए। इसलिए जितनी राय मिल रही है उसे कम करो और क्वालिटी पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग बहुत सारी राय सुनते हैं, लेकिन विशेषज्ञों से नहीं,
सामान्य राय को काट दो और एक्सपर्ट एडवाइस पर ध्यान दो। ये किसी मेंटर से आ सकती है, किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारे क्षेत्र में सफल हो, या फिर मुझ जैसे एक्सपर्ट्स की शैक्षणिक वीडियो से। ऐसा करने से तुम्हें अधिक मूल्यवान, फोकस्ड और स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगी, जो तुम्हारे एंड गोल में मदद करेगी। याद रखो, भले ही तुम पीछे से आगे बढ़ने की प्लानिंग करो, तुम्हें एक साथ सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह सुनो और जो सीखा है उसे लागू करो। फिर जब नया चैलेंज आए तो उस समय नए इनपुट्स खोजो जो उस चैलेंज को पार करने में मदद करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मानसिक थकान यानी मेंटल फटीग होगी, जो आगे चलकर डिसीजन पैरालिसिस में बदल सकती है। यानी ऐसी स्थिति जहां तुम कोई फैसला नहीं ले पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग इसे आलस समझ सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारा दिमाग बस ओवरलोड हो जाता है। 5. अहंकार, ईगो ड्रिवन होना। पांचवी चीज जिसे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए वो है अहंकार में जीना। सबसे पहले मैं ये कह दूं, अहंकारी लोग तो ये वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो पहले से सब कुछ जानते हैं, तो भला क्यों इसे देखने में वक्त बर्बाद करें। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। अहंकार तुम्हें उन अवसरों से अंधा कर देता है जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अहंकार में जीने वाले लोग अक्सर बस बड़ी तस्वीर पर ध्यान देते हैं, हमेशा सिर्फ एंड गोल के सपने देखते रहते हैं। सुनने में ये प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये खतरनाक जाल है, क्योंकि जब तुम हमेशा बहुत आगे की सोचते रहते हो तो उन छोटे लेकिन बेहद जरूरी स्टेप्स को नजरअंदाज कर देते हो जो असली सफलता तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ये वीडियो स्क्रॉल कर देंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि सारे 7 पॉइंट्स क्या है, लेकिन बैठकर हर एक चीज को गहराई से नहीं समझेंगे। ऐसा करके वो उन कीमती इंसाइट्स को मिस कर देंगे जो उनकी जर्नी को तेजी से आगे बढ़ा सकती थी। जब तुम ज्यादा अहंकारी हो जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से सलाह की जरूरत ही नहीं है, खासकर उन लोगों से जिन्हें तुमसे ज्यादा पता हो। तुम उन लोगों की सीख को नजरअंदाज कर देते हो जो पहले से उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर तुम चलना चाहते हो। लेकिन सच ये है, सच्ची सफलता सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं आती, ये विनम्रता से आती है। ये मानने से कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। और यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। जितना ज्यादा तुम सीखते हो उतना ज्यादा एहसास होता है कि तुम्हें अभी और कितना सीखना है। इसे कहते हैं आइसबर्ग प्रिंसिपल। जो तुम जानते हो वो बस बर्फ के पहाड़ की नोक है। असली विशाल ज्ञान सतह के नीचे छिपा है, और अहंकार तुम्हें ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि वो नीचे मौजूद है। संक्षेप में कहूं तो अहंकार एक साइलेंट वेल्थ किलर है। ये तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम सीखने के लिए बहुत अच्छे हो, सुनने के लिए बहुत स्मार्ट हो, और महानता तक पहुंचाने वाले छोटे स्टेप्स के लिए बहुत बड़े हो। 6. दूसरों को दोष देना, पासिंग द ब्लेम। छठी चीज जिसे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए वो है दूसरों को दोष देना। मेरी पसंदीदा चीनी कहावतों में से एक कहती है, जो आदमी दूसरों को दोष देता है उसे अपनी यात्रा में अभी लंबा सफर तय करना है। जो आदमी खुद को दोष देता है वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका है, और जो आदमी किसी को दोष नहीं देता वो अपनी मंजिल पर पहले ही पहुंच चुका है। मेरे सामने 2 चीजें रखी है, एक आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, और एक आईना, मिरर। जिंदगी में तुम्हें रोज तय करना होगा कि इनमें से किसे उठाना है। शायद तुम सोच रहे हो, मार्क पागल हो गया है, लेकिन जरा मेरी बात सुनो। अगर तुम मैग्नीफाइंग ग्लास उठाते हो तो ये तुम्हें दूसरों पर हाइपर फोकस करने की आदत दे देता है। ये एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि ये तुम्हें ब्लेम गेम में फंसा देता है। देखो, मैं मानता हूं, जब जिंदगी में कुछ गड़बड़ होता है तो दूसरों को दोष देना सबसे आसान लगता है, खुद के अलावा किसी को भी। याद करो वो वक्त जब तुमने परीक्षा में फेल होने पर अपने टीचर को दोष दिया होगा।
हालांकि असलियत ये थी कि तुमने पढ़ाई से ज्यादा वक्त नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने में लगाया था। या फिर वो दिन जब लेट होने की वजह ट्रैफिक को बताया, लेकिन घर से तुम ही 10 मिनट देर से निकले थे। मुद्दा यह है, ये छोटे छोटे ब्लेम्स इतने छोटे नहीं रहते। वक्त के साथ ये एक आदत बन जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। शायद तुमने लोगों को ये कहते सुना होगा, सरकार को युवाओं से नफरत है, सिस्टम मेरे जैसे लोगों के खिलाफ है, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, मैं बिजनेस शुरू करने के लिए काफी अमीर नहीं हूं, जिंदगी ने मुझे सही मौके नहीं दिए। जितना ज्यादा तुम मैग्नीफाइंग ग्लास उठाते हो, तुम्हारे बहाने उतने ही बड़े होते जाते हैं। लेकिन अगर तुम आईना, मिरर उठाते हो, तो तुम ध्यान लगाते हो उन चीजों पर जिन्हें तुम असल में कंट्रोल कर सकते हो, अपने विचारों और अपने कर्मों पर। तो उस चीनी कहावत की सच्ची बुद्धिमत्ता अपनाने के लिए और वो इंसान बनने के लिए जो पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, तुम्हें मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बल्कि आईना उठाना होगा। ठहराव में रहना, स्टेइंग स्टैटिक। सातवीं चीज जिसे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए वो है एक ही जगह पर जमे रहना, यानी तुम्हारा कंफर्ट जोन, जहां तुम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हो। ध्यान से देखो, इस सर्कल में कोई गैप नहीं है। ये लगभग एक स्वनिर्मित जेल जैसी है, जहां से न बाहर निकल सकते हो न आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम अभी इस जगह हो तो घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। कई स्टडीज के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, और उनमें से 45% को डर है कि एक दिन वो इस पर पछताएंगे। तो सवाल यह है, इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है, तुम्हें इस सर्कल को बढ़ाना होगा। हां, यह मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग खुद को रिस्क से बचाने के लिए बना है, लेकिन मैंने इसे बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने ये कैसे किया। जब मैं छोटा था, मेरा कंफर्ट जोन बहुत छोटा था। सिर्फ स्कूल और वो सब्जेक्ट्स जिनमें मैं अच्छा नहीं था, जैसे मैथ्स और इंग्लिश। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुझे सूट ही नहीं करती थी। मुझे बैंकर, डॉक्टर या लॉयर नहीं बनना था, मुझे कुछ हैंड्स में करना था। इसलिए मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो अप्रेंटिसशिप शुरू की जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। इससे मेरे लिए एक नया स्पेस बना, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मुझे जिंदगी से और चाहिए था। फिर मैंने साइड हसल्स शुरू किए जिसने मुझे और भी अनजान रास्तों में धकेला। अचानक पूरी दुनिया मुझे संभावनाओं से भरी हुई लगने लगी। अगला कदम साफ था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। यह मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ था, जहां मुझे एक बड़ा रिस्क लेना पड़ा, बैंक लोन। और यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए मैं चाइना गया, जहां मैंने अपनी रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल्स की ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चरर ढूंढा। भले ही भाषा और संस्कृति की बाधाएं थी, लेकिन मैंने कीमती कनेक्शंस बनाए। कई सालों तक मैंने अपना बिजनेस चलाया और सफलता का मजा लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैं खुद को कंप्लेसेंट महसूस करने लगा। मेरा परिवार खुश था, मेरा बैंक खुश था, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। मुझे और चाहिए था। इसलिए मैंने फिर से अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाया और 53 साल की उम्र में YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने YouTube पर बहुत से लोगों को फेकिंग करते हुए देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपना असली अनुभव बांटूं और उनकी मदद करूं जो मेरी तरह पारंपरिक रास्ते पर फिट नहीं बैठते, या फिर वो लोग जो अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और जिंदगी में ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारा कंफर्ट जोन उतना ही बड़ा हो सकता है जितना तुम चाहो। ये जगह अनंत है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। अगर तुम अपनी वर्तमान सीमाओं से बाहर नहीं निकलोगे, तो तुम उन तमाम संभावनाओं को खो दोगे जो तुम्हारी हो सकती थी। और हां,
अगर तुम जानना चाहते हो कि हर बार पेमेंट मिलने पर तुम्हें क्या करना चाहिए, तो उसका वीडियो मैंने ऊपर लिंक किया है, लेकिन अभी उस पर क्लिक मत करना। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर तुम सच में अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुमसे वहां मिलूंगा।